हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एचएससी सीईटी। जैसा कि आप सबको पता है, हम एचटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं जनरल पोर्शन का। तो 2022 तक का हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2023 के एचटेट टीजीटी के जनरल पोर्शन का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। ए ट्रेवल्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 2 kilometer. Now again he turns right and travel 5 kilometer. In which direction is he now positioned with reference to starting point? तो कोई एक पर्सन है जो 8 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की साइड चलता है। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है कितना, 8 किलोमीटर। यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद यहाँ से वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर के बाद वो फिर से राइट लेता है, मतलब दोबारा से ईस्ट की साइड चलेगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। जब 5 किलोमीटर चल पड़ा उसके बाद वो रुक जाता है। इन विच डायरेक्शन इज ही पोजिशन विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट? तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इससे किस पोजीशन के ऊपर, इस रेफरेंस को, इस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस लें तो किस पोजीशन के ऊपर है, तो ये है नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। प्रोजेक्ट है, इसको इस कोड के अंदर लिखा गया है। प्लेन को इस कोड के अंदर लिखा गया और ऑर्गेनाइज को किस कोड के अंदर लिखा जाना है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के जो सेंटर वाला अल्फाबेट है मतलब जे। ठीक है, जे को कोड के अंदर नहीं लिखा गया है। सेम उसी तरीके से ए है प्लेन के अंदर, उसको भी कोड के अंदर नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अगर मैं चार इस साइड से छोड़ दूं और चार इस साइड से, जो एन है, एन को क्या है, हम कोड के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो पहला रूल तो हो गया कि जो सेंटर वाला अल्फाबेट है उसको हम कोड के अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसको फॉलो करते हुए अब दूसरा रूल क्या है, जो जितने भी जैसे प्रोजेक्ट के अंदर पी आर ओ, जे को हम लेंगे नहीं, ई सी टी। ठीक है, इनको एक ऑर्डर के अंदर क्या किया गया है, लगाया गया है। जो अल्फाबेट सबसे पहले आता है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर सी सबसे पहला है तो सी, फिर आता है ई, ओ, पी, आर, टी। इस कोड के अंदर हम इसको, प्रोजेक्ट को लिखेंगे। सेम प्लेन को भी हम इसी तरीके से लिख रहे हैं। अगर मैं अब ऑर्गेनाइज्ड की बात करूं तो ऑर्गेनाइज्ड के अंदर एन को हम क्या करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आता है, ए आएगा, फिर आएगा डी आएगा, फिर ई, फिर जी, उसके बाद आता है हमारे पास आई, ओ, आर, एस। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड को हम इस कोड के अंदर लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ए डी ई जी आई ओ, एस आर नहीं होगा, ओ एस नहीं होगा, लास्ट में आर एस, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन ए रो ऑफ बॉयज, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। इन ए रो ऑफ बॉयज, A is 7th from the left and B is 12th from the right. If they interchange their positions, A becomes 22nd from left. How many total boys are there in a row? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जो A है वो उसकी पोजीशन क्या है, 7th पोजीशन है, मतलब A से लेफ्ट के अंदर 6 स्टूडेंट्स और हैं। ठीक है, एंड B इज 12th फ्रॉम राइट, जो B है वो उससे राइट के अंदर 11 है, इसकी पोजीशन क्या है, 12th पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, इफ दे इंटरचेंज, मतलब अगर ए की जगह आ जाए बी और बी की जगह क्या, कौन आ जाए, ए आ जाए, देन ए बिकम्स 22nd फ्रॉम लेफ्ट। तो जो ए है वो कितना हो जाएगा, 22nd हो जाएगा, किसमें, लेफ्ट के अंदर। और राइट से में क्या है, पता ही है कि 12th पोजीशन है। ठीक है, तो मतलब जो 22nd के ऊपर लेफ्ट में हो जाएगा और राइट से 12वीं पोजीशन में, मतलब राइट के अंदर और 11 स्टूडेंट बैठे हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएगा कि 22 तो ये और 11 ये, मतलब 33, 33, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्या बोला गया है। इन ए फैमिली, ए इज फादर ऑफ एक्स, बी इज मदर ऑफ वाई, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। ठीक है, तो क्या बोला गया इसके अंदर, ए है, ए फादर है, किसका फादर है, एक्स का। दूसरा क्या बोला गया है, बी इज मदर ऑफ वाई, बी क्या बोले गए, मदर है वाई की। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स और जेड की सिस्टर किसे बताया गया है, वाई को बताया गया है। मतलब ये तीनों क्या है, सिबलिंग्स हैं। ठीक है,
एक्स और जेड का हमें ये नहीं पता अब तक कि क्या मेल है या फीमेल है, लेकिन वाई सिस्टर है तो फीमेल होगी, ठीक है। ए अगर फादर है तो मेल होगा, इसलिए उसके ऊपर बॉक्स लगाया गया है। बी मदर है तो फीमेल होगी, इसलिए उसको सर्कल किया गया है। इन क्वेश्चंस के अंदर आप अपनी भी कोई तरीका बना सकते हैं। जो मेल होंगे, मैं जनरली जो करता हूँ, मेल होते हैं उनको मैं बॉक्स के अंदर लिखता हूँ और फीमेल्स को क्या करता हूँ, मैं सर्कल के अंदर करता हूँ। तो इसके अंदर कौन सा सही नहीं है, तो बी इज वाइफ ऑफ ए। अब ये बहन भाई है, वाई की मदर बी है और एक्स का फादर ए है, तो ये क्या है, ऑब्वियसली ये मैरिड होंगे, तो बी इज वाइफ ऑफ ए बिल्कुल सही है। बी हैज ए डॉटर, बी की डॉटर कौन है, वाई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद एक्स इज सन ऑफ ए, तो एक्स है वो क्या बोला गया, सन बोला गया ए का, तो जो जिसके अंदर हम डाउटफुल है क्योंकि हमें ये नहीं पता ये डॉटर है या सन है। वाई इज सिस्टर ऑफ जेड, वाई है वो जेड की क्या है, सिस्टर है, जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हमें क्या इस सीरीज के अंदर जो रॉन्ग टर्म है वो बतानी है। तो इसके अंदर क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, +3 किया गया। उसके बाद जो 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके 9 आया। उसके बाद +3 किया गया फिर से। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 किया गया, फिर से क्या किया है, +3 किया है। और यहाँ पर मल्टी मल्टीप्लाई बाय 3 करना चाहिए था, लेकिन क्या किया गया है इसके अंदर, फिर से +3 कर दिया गया। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 117 आना चाहिए। अगर 117 को लेके चलता हूँ तो फिर से +3, मतलब सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो जो 42 है वो क्या है, रॉन्ग टर्म है इसके अंदर, इसकी जगह क्या आना चाहिए, 117 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ए वॉक्स 8 किलोमीटर साउथ देन टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर एंड अगेन टर्न नॉर्थ ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। तो एक कोई व्यक्ति है जो कि 8 किलोमीटर क्या है, साउथ की साइड चल रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा, राइट टर्न लेके कितना चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा, और फिर से क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट की साइड टर्न ले लेगा। नॉर्थ ईस्ट की साइड टर्न लेके वो कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। टेक्निकली ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, बाद में बताता हूँ। तो बेसिकली ये चलो देखते हैं, यहाँ से यही इनिशियल पॉइंट था और यही क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे था, तो 0 किलोमीटर। गलती क्या है कि अगर ये 8 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर क्या ले रहा है, टर्न ले रहा है, तो क्या होगा, ये 45 डिग्री का एंगल बना के चलेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाएगी। ये गलती है, लेकिन इतना डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका 0 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्या बोला गया, इफ 10% कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 8 डेज देन हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति किसी काम के, कोई भी काम है, 2/5 हिस्सा है उसका, उसको 8 दिन में करते हैं। काम कितना है, 2/5, ठीक है। उसी बचे हुए काम को, बचा हुआ काम कितना है, 3/5 है। 3/5 काम को करने के लिए अगर हम 12 दिन देते हैं तो कितने पर्सन, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, ये 3, 4 से 4, 2 से और 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, मतलब 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कैसे किया ये देखते हैं। आप एक छोटी सी चीज याद रख लीजिए, M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 बाई W2, ठीक है। M से हो गया मैन, D से डेज, H से आवर, ठीक है, और W1 से कोई एक काम जो ये व्यक्ति इतने दिन के अंदर इतने घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। ये M2 D2 H2 बाई W2, इनका रेशियो क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। बेसिकली पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया है कि जो मैन है, जो कोई भी वर्क है, कोई भी वर्क है, वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो बेसिकली अगर मैं एफिशिएंट वर्क को नीचे ले जाता हूं तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसी तरीके से क्या आया है, रेशियो इक्वल आएगा, ठीक है। तो एफ, ये मैन है, ये एक M1 है या M2 है, ये क्या है, एफिशिएंसी है कि इतने व्यक्ति काम कर रहे हैं, और ये
जो डेज और आवर है ये क्या है, इनका टाइम है, और W1 क्या है, वर्क हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए ट्राइंगल वुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, इन रेडियस कितनी दी गई उस ट्राइंगल की, 6 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम भी दी गई है 576 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, इसकी हाइट बतानी है। तो कैसे करेंगे, पहले तो देखिए जो प्रिज्म होता है वो क्या है, ये किस टाइप का प्रिज्म है, ट्राइंगल है, और राइट प्रिज्म है। ये जो बेस है वो क्या है, ट्राइंगल है। तो जो ये ट्राइंगल दिया गया है, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना गया है, 32 सेंटीमीटर। और जो इन रेडियस है, इन रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको सबको पता है, परिमाप होता है जो ट्राइंगल है उसके तीनों जो साइड्स हैं उनका सम होगा, वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। और इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस बेसिकली अगर मैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर लेता हूं, तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर लेता हूं, तो जहां पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को बोला जाएगा इन सेंटर। ठीक है। और इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जो कि तीनों साइड को टच करते हुए जाता है। ठीक है, तीनों साइड को टच करते हुए जाता है, इसको बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, इन सर्कल। ठीक है। अब जो तीन साइड्स होंगी ये इस सर्कल की क्या होंगी, टेंजेंट्स होंगी। ठीक है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर मैं ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल बनाता हूं, ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को टच करते हुए जाता हो, ठीक है, तीनों साइड को टेंजेंट मानकर एक सर्कल ड्रॉ करूं, और उस सर्कल का जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इन रेडियस होगी। ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगी, जो भी पेरीमीटर होगा उसका हाफ होगा, वो क्या है, सेमी पेरीमीटर होगी। तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है इन रेडियस के इक्वल। तो इस केस के अंदर जो पेरीमीटर है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है। इन रेडियस हमें दे रखा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो एरिया में निकाल सकता हूं। ठीक है। अब एरिया की जरूरत कहां पड़ेगी, एरिया की जरूरत पड़ेगी इसकी हाइट निकालने में। कैसे पड़ेगी, वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर मैं सब चीज पुट कर दूंगा, हाइट हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका जो इन रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू 6 रखता हूं। एरिया में निकालना है, और सेमी पेरीमीटर कितना है, 32 का आधा मतलब 16। ठीक है। तो इस केस में जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 16 गुणा 6 कितना आ गया, 96। 96 क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। जो एरिया है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होगा जो बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो हाइट होगी वो। ठीक है। बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है, वो भी एक टाइप का प्रिज्म ही है। ठीक है। क्योंकि नीचे क्या है, बस उसका बेस क्या है, सर्कल है। यहाँ पर जो प्रिज्म है उसका बेस क्या दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है दोनों प्रिज्म ही। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, पाई पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कैसे आई है, ये बेस एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो कि एच है। ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम होती है वो क्या है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो जो बेस एरिया कितना है हमारे पास, बेस एरिया हमने निकाला था 96। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय अगर हमें हाइट कर दूं तो वो कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 576 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको मैं काटता हूं तो 576 बाय 96। ठीक है। ये 24 से कट गया, 24 4 पे गया, ये 24 का स्क्वायर होता है, और ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, दोबारा से सोल्व कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 27। ठीक है। सबसे पहले पॉलीगन क्या है, जिसकी मल्टीपल साइड्स होती हैं। ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इसके अंदर गिवन नहीं गया है, नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है। अब रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीगन तो ये भी है, ये भी है,
लेकिन इसकी जो एंगल्स हैं वो क्या है, सबके अलग अलग है। रेगुलर पॉलीगन्स क्या है, जिसके अंदर एक सिमिट्री दिखे, ठीक है, रेगुलरिटी दिखे, वो रेगुलर पॉलीगन होगा, जिसके सारे एंगल्स क्या होंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन है, उसकी जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, 27 दिए गए हैं। तो जो पॉलीगन की डायगोनल्स होते हैं उसका फॉर्मूला आता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स आ गई यहाँ पे। तो अगर मैं डायगोनल्स की जगह मैं 27 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। तो इसका मतलब n इंटू एन माइनस थ्री कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। मतलब अगर मैं n की वैल्यू 6, 9, 10, 12 इनकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ n की वैल्यू, तो n इंटू एन माइनस थ्री की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 54 आनी चाहिए। अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो 6 में से 3 गए, मतलब 6 3 18, जो कि नहीं होगा। 9 पुट करता हूँ तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 6, 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 54 होगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इन टू अलॉयज ए एंड बी द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2 एंड 3:4। 7 के जी लिया गया है ए अलॉय का और 21 के जी लिया गया है किसका, बी अलॉय का, और दोनों को मिक्स करके एक नया अलॉय बनाया गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन न्यू अलॉय। तो मान लीजिए जो कॉपर रेशियो जिंक था, ए के अंदर कितना है, 5:2, बी के अंदर कितना है, 3:4। अब इन दोनों का क्या लिया गया है, 7 केजी तो लिया गया है ए का, और 21 केजी कितना किसका लिया गया है, बी का, और दोनों को मिक्स करके एक नया अलॉय बनाया गया है, ठीक है। उसके अंदर कॉपर और जिंक की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो कैसे होगा, इसका मतलब पहले, सबसे पहले ए को देखिए। ए का मतलब क्या है, अगर 7 यूनिट हमारे पास अलॉय है तो उसके अंदर 5 तो होगा कॉपर, और जिंक होगा उसके अंदर 2। ये 3 + 4 कितना है, अगर मैं मेरे पास 7 यूनिट है तो 3 होगा उसके अंदर कॉपर, और 4 क्या होगा उसके अंदर, जिंक। अगर मैं दोनों को मिक्स करूं, और मिक्स किस रेशो में करना है, 1:3, मतलब 7 इसका और 21 इसका। मतलब जो बी है वो 3 गुना लेना है किसका, ए का, ठीक है। तो अगर मैं 3 गुना लेता हूं, मतलब इसका 21 लेता हूं, 21 यूनिट अगर ले रहा हूं, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 12। अब मैं ए को तो मैं ले रहा हूं 5:2, मतलब 7 यूनिट तो ए की ले रहा हूं, और 9 और 12 मतलब 21 यूनिट किसकी ले रहा हूं मैं, बी की ले रहा हूं। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करके कितना आया, 14:14, जो कि क्या है, न्यू अलॉय है हमारे पास, ठीक है। मतलब 1:1 क्या है, रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 7 कोसिकेंट थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज टू 7 है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो वैल्यू बतानी है हमें 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसिकेंट थीटा की। तो सबसे पहले हम पहली क्वेश्चन लिखते हैं, 7 कोसिकेंट थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसिकेंट थीटा, ये हमने मान लिया x के इक्वल, ठीक है। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, कोसिकेंट थीटा से। और जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करूंगा कोट थीटा से। तो सबसे पहले देखते हैं, 7 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा
इज इक्वल टू 7 कोसिकेंट थीटा, ये आ गया। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 कोट स्क्वेयर थीटा माइनस 3 कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स कोट थीटा। अब हमारे पास दो नई इक्वेशन आ गई, पहली ये और दूसरी ये। पहली में से दूसरी को क्या कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या बचा, 7 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 7 कोसिकेंट थीटा माइनस एक्स कोट थीटा। अब जो ये है, ये फॉर्मूला हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 कोसिकेंट थीटा, 7 कोसिकेंट थीटा माइनस एक्स कोट थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, 7 कोसिकेंट एज इट इज है, 3 की जगह यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर कोट थीटा एज इट इज और इज इक्वल्स टू 7 है। तो हमें क्या पता, अगर कंपेयर करके हमें क्या पता लग रहा है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका यही है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 क्या इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल देन द टेंजेंट एट देयर वर्टिसेस विल फॉर्म अनदर ट्राइंगल इज। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसको एक सर्कल के अंदर क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, इंस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, तो जिस पॉइंट के ऊपर इसके वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल ए बी सी के, वो उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं किसके ऊपर, सर्कल पे, तो जो ट्राइंगल बनकर आएगा, जो निकल कर आएगा, वो ट्राइंगल किस टाइप का होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे आएगा वो देखते हैं। मान लीजिए ये हमने कोई एक क्या लिया, एक सर्कल लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, एक ट्राइंगल डाल दिया। तो जो इसके जो सर्कल का जो एक पॉइंट होगा जिसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है, उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे, और इसकी रेडियस को बोलेंगे सरकम रेडियस। तो ये कोई एक क्या है, इसका सरकम रेडियस है, किसका, एबीसी ट्राइंगल का। अब अगर मान लीजिए ट्राइंगल के अंदर मैं सर्कल को डालता हूं, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इन सेंटर बोलूंगा। ठीक है, तो जो ये सेम पॉइंट है ओ, ये ए बी सी का तो क्या है, सरकम रेडियस है, और जो डी ई एफ का क्या हो जाएगा, डी एफ का इन रेडियस होगी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स के ऊपर अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा ही रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सिंस ये इन रेडियस है ट्राइंगल ए बी, सॉरी सर्कम रेडियस है ए बी सी का, जो कि ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इन रेडियस भी होगा। तो जो ये एंगल बनकर आएगा, ये क्या आएगा, 30 डिग्री का आएगा, क्योंकि जो पूरा एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, उसका हाफ क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री का बनकर आ रहा है हमारे पास, तो जो ये एंगल बच गया, ये एंगल बच गया, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो ये एंगल भी है सिमेट्रिकली, ये भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। और अगर एक एंगल इसी तरीके जो ये जो बचे हुए 3 ट्राइंगल है, तीनों में जो कॉर्नर के एंगल आ जाएंगे वो 60 डिग्री के हम निकाल लेंगे, और जो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे वो क्या होगा, हमेशा ही इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एक दुकानदार ने किसी आर्टिकल को 15% गेन पर बेचा। ठीक है, अगर वो उसको 18 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसको 18% गेन होता। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इसका पता लगाना है। मान लीजिए कोई आर्टिकल 100 रुपए का था, अगर उसने 15% के गेन पर बेचा है, 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो वो जरूरी उसने 115 रुपए का बेचा होगा 100 रुपए का लेके। ठीक है, ये तो हमने जो एज्यूम किया है वो अमाउंट है। ठीक है,
अब उसने वो 18 रुपए का ज्यादा का लिया होता तो उसको 18% का गेन होता। तो 18% का गेन होने के लिए 18% का गेन होने के लिए उसको 118 रुपए का बेचना पड़ता। ठीक है, तो अगर इसके अंदर 3 यूनिट का फर्क आ रहा है, ठीक है, 3 यूनिट का फर्क आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, 18 रुपए का फर्क था भाई। ठीक है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 18। मतलब अगर वो 115 यूनिट्स का ना बेच के वो अगर 118 यूनिट का बेचता तो उसके अंदर वो 18 रुपए ज्यादा कमाता। ठीक है, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3 की जो वैल्यू हो गई एक तरीके से वो क्या होगी, 18। 1 की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, और 100 की वैल्यू क्या हो गई, 600 हो गई। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था, जो 100 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 600 आ गई। जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 74 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो मिसिंग टर्म है सीरीज की वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जो पहले देखिए बी सी और सी के बाद डी, उसके बाद ई एफ जी एच का क्या है डिफरेंस है, उसके बाद यहां से आई से शुरू हो रहा है, आई के बाद नेक्स्ट जे, और जो फर्स्ट आएगा वो जे के बाद के के बाद एल एम एन का क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद ओ पी और फिर क्यू, क्यू के बाद आर, और यहाँ पर 4 का डिफरेंस था, यहाँ पर 3 का था, यहाँ पर कितने का आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। आर और एस का डिफरेंस आने के बाद टी आना चाहिए, टी यू और फर्स्ट पे वी, तो वी टी यू। आगे वेरीफाई कर देते हैं, वी के बाद डब्ल्यू का गैप आ गया, और एक्स वाई जेड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ कितना है, वी टी यू इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 3, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 369, देन द सम ऑफ नंबर्स इज। तो जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में, मान लीजिए एक्स और वाई मान लेते हैं, वो कितना है, 3 है। और जो स्क्वायर का सम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 369 है। तो हमें क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x माइनस वाई वाली जो इक्वेशन है उसको उठाता हूँ और दोनों साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 369। तो 369 माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से 2xy की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स प्लस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर देखूं तो कितनी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 369, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 369, और 2xy की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी, 360। तो कितना आ जाएगा, 729 हो जाएगा। 729 क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितनी आई, 729 आई है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 729 का स्क्वायर रूट, जो कि 27 होगा। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सेकंड 75 का 27। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, किसी भी डिवीजन सम के अंदर जो डिवाइजर है वो 12 टाइम्स द क्यूसेंट है। तो मान लीजिए हम ऐसे डिवाइड करते हैं, तो अगर ये क्यूसेंट है तो जो डिवाइजर है वो कितना है, 12 टाइम्स द क्यूसेंट होगा। ठीक है, इफ द रिमाइंडर इज और इन 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का कितना है, 5 गुना है। तो रिमाइंडर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, 36 दे रखा है। तो इसका 5 गुना कितना, मतलब यह 5 गुना कितना होगा, 180 हो गया। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 180 हो गया। और जो कि 12 टाइम्स क्या है, क्यूसेंट क्या है, तो 12 क्यू इज इक्वल्स टू 180। तो क्यूसेंट कितना आ जाएगा, 180 बाय 12, जो कि 15 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। जो यहाँ पर टर्म लिखी होती है डिविडेंड, ये हमें निकालनी है। ये कैसे निकलेगी, जो डिवाइजर है उसकी क्यूसेंट से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर क्या कर देंगे, रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 15, और इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर कितना, 36। तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 180 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2700 आ जाएगा। 2700 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 2736 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, इफ ए डिनोट्स डिवाइडेड बाय, बी डिनोट्स एडिड टू, सी डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड एंड डी डिनोट्स मल्टीप्लाइड, तो जो ये वैल्यू है इसकी हमें क्या है, इक्वल किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो जो ए है, ए क्या है, डिवाइडेड बाय, तो मैं यहां पर चेंज कर देता हूं डिवाइडेड का। बी क्या है, एडिड टू, बी की जगह एडिशन का साइन। सी क्या है, सब्ट्रैक्टेड, सी की जगह सब्ट्रैक्टेड। और डी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय, डी की जगह मल्टीप्लाई। अभी क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूं मैं। 20 - 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये कैसे हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करूं, बोर्ड मास का जो रूल है उसको अप्लाई करके 8/2 कितना आ जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 20 - 12 ये प्लस 24 आ गया। तो अब कितना हो जाएगा, 20 + 20 दोनों को एडिशन करूंगा, ठीक है, 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44 - 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ए पर्सन कवर्स 12 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई एक डिस्टेंस है, इसके अंदर जो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो कवर किया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला 18 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो किया है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो 24 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो कवर किया है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब जो एवरेज स्पीड निकालनी है, मैं जो एवरेज स्पीड होगी वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड है, ऊपर क्या आएगा टोटल डिस्टेंस, 12 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर और ये 24 किलोमीटर, 30 और 24 54, 54 किलोमीटर क्या है टोटल डिस्टेंस आ गया। अब जो टोटल टाइम है वो कैसे निकालेंगे, जो ये वाला डिस्टेंस है 12 किलोमीटर कवर करने के लिए ये कितना टाइम लगा, ये डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 4 आवर्स लगे। उसके बाद इसको कवर करने के लिए 18/9 2 आवर्स, और सेम इसको कवर करने के लिए 6 आवर्स लगे, 24/4 कर देंगे। ठीक है, तो जो टोटल टाइम है वो 6 और 4 10 और 2 12 12 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हमें इसको जो ओड वन आउट करना है, मतलब जो ओड वर्ड है वो हमें अलग करना है। तो पहला है वोयलिन, हार्प, गिटार और फ्लूट। तो ये चारों ही क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये चीज इसके अंदर कॉमन है। लेकिन ओड क्या है, जो वोयलिन है उसके अंदर भी तार होते हैं, ठीक है, गिटार के अंदर भी तार होते हैं, हार्प हार्प होती है वीणा, उसके अंदर भी तार होते हैं। लेकिन जो फ्लूट है उसके अंदर हम फूक मार के उसको बजाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या आ जाएगा, फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 16 - 4 अगर 2 के इक्वल है, 9 - 3 अगर 2 के इक्वल है, 81 - 3 4 के इक्वल है, तो 64 - 4 किसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन को कैसे किया गया है कि अगर मैं लोगरिथम लेता हूँ, इसके अंदर लोग यूज होगा, लोगरिथम लेता हूँ 16 का टू द बेस 4। ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास, लोगरिथम ऑफ 4 raised to power 2 होता है 16, और टू द बेस 4। ठीक है, तो ये 2 आगे आ जाएगा। अगर लोगरिथम की पावर, लोग के अंदर अगर log m रेज टू पावर n होता है तो वो होता है n log m। ठीक है, अब 2 आगे आ गया, log 4 टू द बेस 4। और एक और फॉर्मूला बताता हूँ, log ऑफ m टू द बेस m, मतलब अगर जिस नंबर का लोग ले रहे हैं अगर वो ही बेस के अंदर हो तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो log 4 टू द बेस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर सेम ट्रिक अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, सेम कोडिंग, तो log ऑफ 9 टू द बेस 3 किसके इक्वल है, log ऑफ 3 की पावर 2 टू द बेस 3, और 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 3 टू द बेस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं अगले पे लगाता हूँ,
log of 81 to the base 3 is equals to 4। तो 81 क्या होता है, अगर मैं 3 रेज टू पावर 4 करता हूँ तो क्या होगा, 81 हो जाएगा। log ऑफ 3 रेज टू पावर 4 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 log 3 टू द बेस 3। तो कितना आ जाएगा, 4 है, जो कि इसके अंदर हो रहा है। अगर मैं 64 के ऊपर लगाता हूँ तो क्या आता है, log ऑफ 64 टू द बेस 4, ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 होगा। तो log कितना आ जाएगा, log 3 log 4 टू द बेस 4। तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 who among the following attacked ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट इन रोहतक। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट थी रोहतक के अंदर, उसके ऊपर अटैक किसने किया था, तो इसका आंसर है तफजल हुसैन ने। ठीक है। द मोरनी हिल्स ऑफ हरियाणा बिलोंग्स टू, तो अरावली रेंज से नहीं होती, हिंदकुश रेंज भी नहीं है, ये है आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज। ठीक है, पंचकुला के अंदर है, तो आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज आ गई। इन हरियाणा वेयर द वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इज लोकेटेड, तो ये पिंजौर के अंदर है। ठीक है, हरियाणा के पिंजौर के अंदर है। तो 83 ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मेनी तहसील आर देयर इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर कितनी तहसील है, तो 95 तहसील हरियाणा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द खेलो इंडिया वुमेन्स आर्चरी रैंकिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था यमुनानगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86, द यूपीएससी चेयरमैन वो सब्सिक्वेंटली बिकेम द गवर्नर ऑफ हरियाणा, तो जो पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे और उसके बाद हरियाणा के गवर्नर बने, वो हैं डॉक्टर AR किदवई। ठीक है। द स्कीम विच इज बीइंग रन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू रिप्लेस पैडी क्रॉप विद मोर ट्रेडिशनल क्रॉप्स इज, तो जो धान की खेती है उसको ना उगाकर और जो ट्रेडिशनल खेती है उसको उगाए, ताकि पानी की बचत हो सके। तो ऐसी कौन सी स्कीम जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, तो ये है मेरा पानी मेरी विरासत। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, वेयर इन हरियाणा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड, तो ये है आ जाएगा पंचकुला के अंदर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89, वो इज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ हरियाणा, तो ये करंट का क्वेश्चन है। अभी तो जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, चीफ इंफॉर्मेशन CIC बोलते हैं, वो है TVSN प्रसाद। ठीक है, TVSN प्रसाद। लेकिन इसके हिसाब से कमलदीप भंडारी जो उस टाइम हुआ करते थे, वो आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, TVSN प्रसाद IAS रिटायर्ड है, ये है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद वो अमंग द फॉलोइंग सेजेस ऑफ हरियाणा वाज पॉपुलरली नोन एज पूर्ण भगत, तो ये है पूर्णनाथ। ठीक है, जो पूर्णनाथ हैं वो ही पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम और अच्छा कंटेंट रेगुलर बेस के ऊपर ला सकें। और कमेंट के अंदर बताइए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं और किस नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।